रात गहरी स्याह हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने कमरों में सुकून की नींद सो चुके थे, मगर मेरी नींद मुकम्मल उड़ चुकी थी। मेरा सुकून गारत हो चुका था। मेरी आंखों ने जो इतनी मुश्किलों से सुनहरे हसीन ख्वाब बुनने का सोचा था, वो एकदम से किरची किरची होते दिखाई देने लगे थे। मैं बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। मुझे किसी कल चैन नहीं मिल रहा था। काश कि मैंने अपने हुस्न और जवानी का इतना गलत इस्तेमाल ना किया होता, तो आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। अचानक से मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई और मैं बिजली की तेजी से फोन की जानिब बढ़ी। मैसेज देखकर मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर यक्के बाद दीगरे मेरी तनवीर के साथ नाजेबा तस्वीर नजर आ रही थी। ऐसी तस्वीर जो एक शरीफ खानदान को तबाह करने के लिए काफी थी, जो एक लड़की की जिंदगी को एक लम्हे में तबाह करके रख देती। और इनको भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि तनवीर का दोस्त था। तस्वीरें भेजने के बाद उसका एक मैसेज भी आया था, जिसमें होटल का नाम और टाइम बताया गया था कि अगर कल मैं वहां ना पहुंची तो ये सारी तस्वीरें मेरे मंगेतर को भेज दी जाएंगी। ना सिर्फ मेरी मंगनी टूटेगी, बल्कि मेरे माँ बाप का मान जो उन्हें मुझ पर था, वो भी किरची किरची हो जाएगा। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा ना था कि मैं होटल चली जाती। वहां मेरे साथ वो क्या करने वाला था, इसका अंदाजा मुझे बखूबी था। मैं आने वाले कल के खौफ से कांप रही थी। मेरा नाम ज़ारा है। मैं एक अपर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी तालीम दिलवाने के लिए अच्छे कॉलेज में भेजा। मेरी उम्र 17 साल थी और मैं बेइंतहा हसीन थी। हर हसीन लड़की की तरह मुझे भी अपने हम सफर के बारे में अच्छे ख्वाब देखने की आदत थी। मैं चाहती थी कि कोई मुझे इस हद तक चाहे कि मेरी परस्तिश करे, मेरे लिए अपनी जान पर खेल जाए, और ऊपर से रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ पढ़ कर मेरा मयार और भी ऊंचा हो गया था। अपने हमसफर के बारे में मेरी तवज्जो अपनी तालीम पर कम थी और इन सोचों पर ज्यादा थी। मेरे माँ बाप अपनी कमाई का खतीर हिस्सा मेरी पढ़ाई पर लगा रहे थे। मेरे वालिद एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उनका ये ख्वाब था कि मैं भी उनकी तरह प्रोफेसर बनूं, क्योंकि मौल्लिम से बढ़कर पाकीज़ा और अच्छा शोबा कोई नहीं था उनकी नजर में। इसलिए मेरी तालीम पर वो भरपूर तवज्जो दे रहे थे। फिर मैं थी भी इकलौती औलाद, मगर मैं लाउबाली लड़कियों की तरह उनकी बातों को ज्यादा संजीदा नहीं लेती थी। मेरा ख्याल था कि आधी उम्र पढ़ पढ़ कर बाल सफेद करने के बाद भी धक्के खाकर ही नौकरी मिलती है, तो मुझे क्या जरूरत है इतना सर खपाने की। और वैसे भी मैं इस कदर हसीन थी कि कोई भी बड़े खानदान का रिश्ता मुझे आसानी से मिल जाना था। और माँ बाप भी तो अपनी औलाद को इसीलिए इतना पढ़ाते हैं कि उनके रिश्ते किसी अच्छे खानदान में हो जाए। मेरी सोच और नजर में तालीम हासिल करने का इसके अलावा कोई मकसद ना था, और मेरी इन्हीं सोचों की वजह से मैं अपनी क्लास में मीडियोकर ही थी। मगर मेरे वालिद की सोच मुख्तलिफ थी। एक मैं थी भी इकलौती, और इकलौती औलाद के लिए तो माँ बाप ना जाने कैसे कैसे ख्वाब आंखों में से जाते हैं। मेरे वालिद मुझे अक्सर ही समझाते थे कि पढ़ लिख कर तालीम हमें दूसरों से मुमताज करती है। पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं होता, बल्कि पढ़ा लिखा इंसान मुआशरे में हर कदम सोच समझ कर उठाता है। लोगों के साथ कैसे डील करना है, खुद को बेहतर इंसान कैसे बनाना है, ये सब हमें तालीम ही तो सिखाती है। मगर मैं ऐसी किताबी बातों को जहन में नहीं रखती थी। मेरा मकसद बस अपने लिए एक हीरो को ढूंढना था, जो हर मुश्किल में मेरा साथ निभा सके। वो मेरे लिए सब कुछ करे, मुझे कुछ भी ना करना पड़े। क्योंकि औरत बजाते खुद कमजोर होती है, उसे मजबूत बाजुओं वाले मर्द की जरूरत होती है। मैं भी एक नाजुक मिजाज सी लड़की थी। मुझे तो सर आंखों पर बिठाने वाला चाहिए था, जो मेरे लिए जमाने भर से लड़ जाए। इसी सोच के तहत मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई, जो शायद मेरी तामीर करदा मयार पर पूरा उतरा था। वो मेरी क्लास फेलो शाज़मा का भाई था। अक्सर ही वो शाज़मा को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आ जाता था। मेरी अक्सर उससे सलाम दुआ हो जाती थी। वो बहुत खूबसूरत और हैंडसम और अमीर था। मुझे पहली नजर देखकर ही उसे मेरे इश्क का बुखार चढ़ गया था।
आए दिन वो अपनी बहन के जरिए मुझ तक इजहार मोहब्बत भेजता, जिसे मैं बज़ाहिर तो नजरअंदाज कर देती, क्योंकि मेरी तरबियत इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि लड़के की पहली पेशकदमी पर मैं अपने चारों शाने चत कर डालती। मगर एक बार उसने एक महंगा मोबाइल भेज दिया। मैं बहुत हिचकिचाई, मगर मेरी दोस्त ने धमकी दी कि मेरा भाई तुम्हारे बगैर मर जाएगा और मैं भी तुमसे दोस्ती खत्म कर लूंगी अगर भाई का तोहफा ना रखा तो। अंदर से तो मैं भी यही चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा चाहे कि मेरे बगैर मर ही जाए, इसलिए मोबाइल रख लिया। पहली बार घर वालों से चोरी कोई काम कर रही थी। ज़मीर बार बार मलामत कर रहा था, मगर दिल था कि इस नए जज्बे को कबूल करने की जिद पर अड़ा था। मैंने वो मोबाइल अपने तकिए के नीचे छुपा कर रख लिया। जब रात को सोने के लिए लेटी तो बेचैनी हद से सवा होने लगी। बार बार मोबाइल को हाथ में पकड़कर देखती। मोबाइल अभी ऑफ था। रात को जैसे ही नंबर ऑन किया, बॉयफ्रेंड के नाम से सेव नंबर से कॉल आने लगी। उसने मेरी तस्दीक या तरदीद के बगैर हमारे इस रिश्ते को नाम दे दिया था। फिर जूं ही मैंने कॉल उठाई और फोन कान से लगाया, उसने अपनी मोहब्बत भरे जुमलों का रस मेरे कानों में घोलना शुरू कर दिया। कहा कि ज़ारा, अगर आज भी तुमसे बात ना होती तो मैं तुम्हारे घर आ जाता, तुम्हारे माँ बाप के सामने हाथ जोड़ देता कि खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को मेरे हवाले कर दे। मैं एक पल के लिए भी तुमसे जुदा नहीं हो सकता। तुम 18 साल से इस दुनिया में मौजूद हो, मगर मैं हैरान हूं कि मुझे अब क्यों मिली हो। इतना अरसा कहाँ छुप कर बैठी थी। तुम्हारा हुस्न ऐसा है कि तुम्हारे लिए हजारों ताज महल बनाए जाए। मैं उसकी बातें सुनकर हवाओं में उड़ने लगी। मेरे कान सुर्ख पड़ने लगे। ये सच था कि आज तक मुझसे ऐसा वालिहाना इजहार किसी ने नहीं किया था, और अब किया था तो मैं हवाओं में उड़ रही थी। तनवीर से बात करने के बाद मुझे चैन ही नहीं मिल रहा था। पढ़ाई में मेरी तवज्जो पहले से भी घट गई थी। ऊपर से एग्जाम्स भी सर पर आ गए थे, मगर मैं सारी रात उसके साथ फोन पर लगी रहती। उसे भी शायद मेरे अलावा और कोई काम ना था, और उसे जरूरत भी क्या थी। वो अमीर बाप का बेटा था, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। कोई काम ना भी करता तो उसकी जिंदगी कोई मुश्किल नहीं थी। मगर मैंने अपने माँ बाप के ख्वाबों को अपने पैरों तले कुचल डाला। रिजल्ट देखकर मेरे वालिद ने कहा तो कुछ भी नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हुई थी कि पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, मगर तनवीर की बातों ने मेरा जी बहला दिया। उसने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है किताबों में सर खपाने की। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूंगा, सर आंखों पर बिठा के रखूंगा। बस एक बार तुम मुझसे मिल लो। अब फोन पर गुजारा करना मुश्किल है, बहुत बेचैन हो। मैंने कहा मैं मिल नहीं सकती, तुम बस अपने माँ बाप को मेरे घर भेजो रिश्ते के लिए, उसके बाद मिलते रहना। तनवीर मेरी बात सुनकर बोला कि यार, अभी हमारी शादी की उम्र नहीं हुई, सिर्फ 18 साल की हो तुम, इतनी जल्दी कहाँ शादी करेंगे तुम्हारे घर वाले। मगर मैंने कहा कि ये मेरा मसला है, मैं उनको समझा लूंगी। उसने कहा अच्छा, पहले एक बार मिलने तो आ जाओ ना, उसके बाद शादी भी कर लेंगे। अगर कल तुम मिलने ना आए तो वाकई मैं जहर खा के मर जाऊंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वो इंतहा दर्जे का जज्बाती इंसान था। उसे बस मेरे लबों से इकरार सुनना ही पसंद था, ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं बेचैनी से टहलने लगी। फोन पर बात करना अलग बात थी, मैं मिलने के हक में नहीं थी। वो इतना जज्बाती था कि पता नहीं मुझसे मिलकर क्या कर डाले। मेरे घर वालों की सोच नहीं थी कि मुझे यूं बाहर घूमने फिरने की इजाजत देते थे, मगर तनवीर तो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। मैंने बार बार कॉल की, उसने एड्रेस भेज दिया कि अगर कल तुम वहां ना आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मैं बहुत बेचैन हो गई। शाम होते ही बेचैनी हद से सवा होने लगी, इसलिए मुझे सिर्फ एक ही बहाना सूझा। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा, एग्जाम्स में नाइट स्टडी के लिए मुझे शाज़मा के घर जाना होगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी रोक टोक नहीं की थी कहीं आने जाने से,
اور اسٹڈیز کے معاملے میں تو وہ آنکھیں بند کر کے مجھ پر یقین کر لیتے تھے، اس لیے ماما نے اجازت دے دی۔ بابا نے بھی کہا کہ جاؤ اور خوب دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ میں ان کی بات سن کر شرمندہ تو ہوئی تھی، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ تنویر واقعی اپنے ساتھ کچھ کر لیتا تو میں بھی شاید کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی، اس لیے میں اس کے بتائے ہوئے ہوٹل پر پہنچ گئی۔ سفید رنگ کا فراک پہنا تھا جس نے میرا حسن مکمل لگ رہا تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ میرا مقصد اس سے کچھ نازیبا حرکتیں کرنے کا نہیں تھا، بلکہ میں نے اسے سمجھانے کے لیے حامی بھری تھی کہ کال پر اسے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ روبرو بیٹھ کر بات کروں گی کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے، ویسے بھی وہ مجھے اس قدر قریب سے دیکھے گا تو اسے قائل کرنا آسان ہوگا، اسے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ میں انہی سوچوں میں ہوٹل پہنچی۔ ہوٹل بہت زیادہ شاندار اور خوبصورت تھا۔ میں نے روم نمبر کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے پوچھا تو اس نے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ جب میں کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی تو دل کی حالت عجیب تھی۔ سوچا کہ پلٹ جاؤں، مگر میرے سوچنے سے پہلے ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے تنویر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خمار تھا، لگتا تھا رات بھر تڑپتا رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اندر لے گیا، دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، دیکھو تنویر، میں بس تم سے بات کرنے آئی ہوں کیونکہ تم نے مجھے دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا کہ شکر ہے تم نے میری محبت کا مان رکھ لیا۔ وہ مجھے بیڈ پر لے آیا، خود 2 زانوں ہو کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ آج تم کسی دیوی کی طرح لگ رہی ہو، میں تمہیں سراہے بنا نہیں رہ سکوں گا، تم سے اپنے سارے حق وصول کروں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر ڈر گئی۔ کہا کہ نہیں، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ اگر اتنی محبت ہے تو اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجو، ان سے کہو کہ میرا رشتہ مانگے۔ اس نے کہا کہ ان کو بھی بھیجوں گا، پریشان مت ہو، مجھ پر بھروسہ کرو، اور محبت میں تو سب جائز ہوتا ہے، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا ہمارے ہاں یوں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ جب 2 لڑکا لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا درمیان میں شیطان ہوتا ہے، اور یہی شیطان اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں بھی بے بسی کی تصویر بن گئی، کیونکہ وہ محبت میں ہر حد پار کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ میں احتجاج کرتی بھی تو اس نے میری ایک نہیں سننی تھی۔ میں نے جو اپنے ماں باپ کے مان اور اعتماد کو اس کمرے کی 4 دیواری کے اندر کچل ڈالا، جب وہ مجھ پر اپنا سارا جنون نچھاور کر چکا تو میں نے کہا کہ اگر اب تم نے میرے گھر میں رشتہ نہ بھیجا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، کیونکہ میں نے تمہاری ہر بات کو مان لیا۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ کہا کہ ایک تو تم لڑکیاں جذباتی بہت ہوتی ہو، ایک لڑکا ذرا سی چاہت دکھا دے تو فوراً شادی کی رٹ لگانے لگ جاتی ہو۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے کہا شادی ایک عورت کو مکمل کرتی ہے، اور تم اپنے سارے حق شادی کے بعد بھی تو وصول کر سکتے ہو مجھ سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا۔ میں نے کہا میں انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی آئی، مگر میرا انتظار ہی رہا۔ اس کے بعد نہ تو وہ میرا کوئی فون اٹھا رہا تھا، نہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے کالز پر کالز کیے جا رہی تھی۔ اپنی دوست کو بھی کئی بار کہا کہ اپنے بھائی سے کہو مجھ سے بات کرے۔ اس نے کہا کہ بھائی تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی کہ اچانک وہ باہر کیوں چلا گیا، مجھے یوں بیچ راہ میں چھوڑ کر۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، مگر جو حالات بتا رہے تھے وہ بھی کچھ غلط نہیں تھے۔ میں ہی پاگل تھی جو اس پہ بھروسہ کر کے اس سے ملنے چلے گئی۔ میں دن رات بے چین پھرتی۔ میرے ماں باپ بھی میرے متعلق پریشان ہو گئے کہ اچانک سے میری صحت اتنی کیوں گر گئی، میری آنکھوں کے نیچے کالے سیاہ حلقے کیوں پڑ گئے۔ میرے بابا نے مجھ سے امید نہیں چھوڑی تھی، اس لیے میرا دوبارہ سے ایڈمیشن کروا دیا۔ میں پھر سے کالج جانے لگی۔ اس عرصے میں میرا تنویر سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں نے بہت کوشش کی، ایک بار تو اس کے گھر بھی چلی گئی،
मगर वहां पर ताला पड़ा हुआ था। मैं मायूस वापस लौट आई। मैंने बिल आखिर हकीकत को तस्लीम कर लिया कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने तो अपनी इज्जत भी खराब कर दी, मोहब्बत भी नहीं मिली। मैं बहुत ज्यादा टूटी और बिखरी हुई थी। अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई की तरफ लगाने की कोशिश की। यूं ही दिन गुजरते गए और इस बार मैं एग्जाम्स में पास हो गई, क्योंकि मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की थी। जो दाग मुझ पर लग चुका था, मैं उसको धोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बाद मेरे बाबा ने मुझसे पूछा कि आगे तुम क्या पढ़ना चाहती हो। तो मैंने कहा कि बाबा, जो आपकी ख्वाहिश है मैं वो करूंगी, जो आप कहेंगे। मेरे बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मुझे कभी मायूस नहीं करेगी और दिल लगा कर पढ़ाई करेगी और उस ख्वाब की ताबीर करेगी जो उसके बाबा ने उसके मुतालिक देखा है। अपने बाबा की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना हलकान हो रहे थे और मैंने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। मैं अब किसी और पर एतबार करने के लायक भी नहीं रही थी। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हुए मुझे कुछ अर्सा हो गया था। इसी दौरान मेरे रिश्ते आने लगे। मैं हुस्न में किसी से कम नहीं थी, इसीलिए अच्छे से अच्छे घर का रिश्ता मेरे लिए आने लगा। मेरे माँ बाप सोच विचार में पड़ गए। मेरे बाबा तो मुझे बहुत आगे तक पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मेरी माँ का ख्याल था कि मुझे इज्जत के साथ रुखसत कर दिया जाए। पढ़ाई तो शादी के बाद भी जारी रखी जा सकती है। शायद माएँ अपनी बेटियों के बारे में काफी ज्यादा फिक्रमंद होती हैं, और बेटियां खूबसूरत हों तो माँओं की रातों की नींद उड़ जाती है। इसीलिए वो चाहती थीं कि मैं किसी के साथ मंसूब हो जाऊं। मेरा दिल अब किसी भी तरह के रिश्ता बनाने में नहीं लगता था, ना मैं शादी करना चाहती थी। मैं हर लड़के को तनवीर की तरह पर रखने लगी थी। मगर मेरी माँ ने तो फिर मेरे बाप की भी ना सुनी और मेरा रिश्ता एक अच्छे खानदान में हो गया। मैंने भी अम्मी की हाँ में सर झुका लिया। मैं उनको मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मेरी मुबश्शिर के साथ मंगनी हो गई। वो एक अच्छा और शरीफ लड़का था। मैंने एक बार ही नजर भर कर देखा था। उसकी माँ हमारे घर आती जाती रहती थी। बहुत अच्छे इखलाक की मालिक थे। वो इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश थे। मैं भी अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहती थी, माजी को मुकम्मल तौर पर फरामोश करना चाहती थी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा गुनाह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। इसी दौरान मेरे मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल उठाई तो उसने कहा कि आप ज़ारा बात कर रही हैं। मैंने कहा जी, आप कौन बात कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं तनवीर का दोस्त बात कर रहा हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इतने अरसे बाद मैंने तनवीर का नाम सुना था। मेरे जिस्म में थरथरी सी मिच गई। मैंने कहा मैं किसी तनवीर को नहीं जानती, सॉरी, रॉन्ग नंबर। मैंने ये कहकर फोन जोर से बंद कर दिया। मगर अगले ही पल मोबाइल की स्क्रीन पर जो कुछ मुझे नजर आया वो मेरे आसान खता करने के लिए काफी था, क्योंकि मेरी और तनवीर की नाजेबा तस्वीर उसी होटल के कमरे से ली गई मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगा रही थी। जिस राज के फाश होने पर मैं अब तक डरती आ रही थी, वो अचानक से यूं हो जाएगा, मुझे इसका अंदाजा ही नहीं था। मेरे हाथ पांव फूल गए। तनवीर के दोस्त का मैसेज आया कि कल अगर तुम मुझे इस होटल में ना मिले तो मैं ये तस्वीर तुम्हारे मंगेतर को सेंड कर दूंगा। मैंने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और तनवीर खुद कहाँ है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। उसने कहा कि तनवीर अपनी इस्तेमाल शुदा चीज को दोबारा से हाथ नहीं लगाता, मगर मुझे तुम काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं भी ट्राई करके देख लूं। ये बात सुनकर तो मेरा चेहरा सुर्ख पड़ने लगा, मेरे खून की गर्दिश तेज होने लगी। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और तनवीर को बता देना कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने कहा कि उससे माफी तुम खुद मांग लेना, पहले मेरी बात सुनो। मैंने कहा मैं हरगिज वहां नहीं आऊंगी। मैं एक बार जो गलती कर चुकी हूं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगी। उसने कहा कि तुम ना आकर बहुत बड़ी गलती करोगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं जिंदगी के ऐसे दौराहे पर खड़ी हो गई थी कि आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत हो गई थी। पहले सोचा कि अपनी माँ को बता देती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। मंगेतर से बात करना भी फजूल था, क्योंकि मैं उसे जानती तक नहीं थी कि वो किस तबीयत का मालिक है। और कोई भी मंगेतर अपनी होने वाली बीवी की ऐसी तस्वीर देखकर ये मंगनी फौरन से तोड़ देता। सारी रात मेरी कमरे में टहलते हुए गुजर गई, लेकिन मुझे कोई लाहे अमल जहन में नहीं आया। जब अगली सुबह मैं उस होटल के कमरे में पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो एक दोस्त नहीं बल्कि 4-5 औबाश लड़के थे जो कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी रगों में खून की गर्दिश मजीद तेज हो गई। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि एक लड़की को एक अकेले कमरे में बुलाने का मकसद सिर्फ एक होता है। तुम इतनी मासूम तो नहीं हो, तुम तो ये तजर्बा पहले भी कर चुकी हो। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उनका मुंह तोड़ दूं। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और मुबश्शिर अंदर दाखिल हो गया। वो सब लोग शायद उसके आने की तवक्को नहीं कर रहे थे, इसीलिए हवन्नकों की तरह उसका मुंह देखने लगे। मुबश्शिर ने सबके मुंह पर एक एक घूंसा जड़ दिया और कहा कि शर्म नहीं आती एक मजलूम लड़की की कमजोरी का फायदा उठाते हुए। खबरदार जो मेरी होने वाली बीवी के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की या उसको एक आंख भी उठाकर देखा तो मैंने पुलिस को इतला कर दी है, वो आती ही होगी। तुम लोग जेल में सड़ोगे और वो कमीना, उससे तो मैं खुद ही निमट लूंगा। इतने में पुलिस भी आ गई और उन सबको हिरासत में ले लिया। जब पुलिस उनको लेकर चली गई तो मुबश्शिर और मैं कमरे में अकेले रह गए। मैं सर झुकाए उसके सामने मुजरिमों की तरह खड़ी थी कि अब जो भी वो सजा मेरे लिए तय करे मुझे कबूल है। दरअसल मैंने यहाँ आने से पहले मुबश्शिर को कॉल की थी, क्योंकि मुझे इस सिचुएशन में और कुछ भी सूझ नहीं रहा था और मैं अपने होने वाले शौहर से अपनी दागदार जिंदगी को छुपाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसको सब कुछ बता दूंगी। आगे वो जो भी फैसला करे मुझे मंजूर होगा। वो एक सुलझा हुआ और शरीफ लड़का था। उसने मेरी बात तसल्ली से सुनी, कहा कि मुझे उस होटल का पता दो और तुम भी कल वहां पर पहुंच जाओ, आगे मैं खुद संभाल लूंगा। अब मैं उसके सामने नजरें झुकाए खड़ी थी। मेरी आंखों में शर्मिंदगी थी और मैं नजरें फर्श पर गाड़े खड़ी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मुबश्शिर मेरे करीब आया। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, कहा कि तुमने मुझे हकीकत बताकर बहुत अच्छा फैसला किया है। काम तो तुमने गलत किया है, मगर जैसे तुम्हारी कच्ची उम्र थी, इस उम्र में लड़कियां बहुत सारी गलतियां कर जाती हैं और चंद दिन की झूठी मोहब्बत के फरेब में अपने माँ बाप की जिंदगी भर की मोहब्बत को फरामोश कर जाती हैं। हम सब भी अपनी अपनी जिंदगियों में कुछ न कुछ गलतियां और गुनाह कर जाते हैं, और जब हमें नदामत होती है तो हम खुदा के हजूर माफी मांगते हैं। खुदा तो हमें माफ कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रहीम है। हम इंसान एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, मगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, जिनका ज़र्फ बड़ा होता है। जिस तरह से तुमने रात को मुझसे माफी मांगी थी, अपनी बेबसी जाहिर की थी, मुझे तुम सिर्फ अपनी मंगेतर नहीं लगी बल्कि एक नदामत पर मजलूम लड़की लगी जिसे मदद की अशद जरूरत थी। और मैंने वही किया जो एक सुलझे हुए समझदार इंसान को करना चाहिए था। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, मैं ये मंगनी नहीं तोड़ूंगा और तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। उसकी आखिरी बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि कोई मर्द इतना भी आला ज़र्फ हो सकता है क्या। मैं तो हर मर्द को तनवीर की तरह ही परख रही थी, मगर मुबश्शिर वाकई बहुत अच्छा लड़का था और मुझे ऐसे ही साथी की जरूरत थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से उसका शुक्रिया अदा करूं या उससे माफी मांगूं। आखिर में मैं आप सब लड़कियों से कहना चाहूंगी कि कच्ची उम्र की मोहब्बतें कच्चे रंगों के जैसी होती हैं, जो बज़ाहिर तो खुशनुमा लगती हैं
मगर जब ये रंग उतरता है तो दीवार पहले से भी ज्यादा बदनुमा हो जाती है। इसलिए मोहब्बत करने से एहतियात भी करें और परहेज भी। क्या खबर तनवीर जैसा कोई लड़का आपके जज्बात के साथ खेलने के लिए घात लगाए बैठा हो। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।